हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो इलेक्ट्रोड आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डाला था और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला था, तो उनकी टेंडेंसी होती है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो पुरानी यानी कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट एक पोटेंशियल डेवलप करती है जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो ऐसे ही जो जिंक और कॉपर का जो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल हमने बनाया था, उसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। दूसरा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे। तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर पोटेंशियल डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो मेटल इलेक्ट्रोड होती है उसकी टेंडेंसी होती है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता चल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर किसी को नहीं पता चला, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको याद होगा हमने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में देखा था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसको हम कौन सी सॉल्यूशन में डालते हैं? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है उसको हम कौन सी सॉल्यूशन में डालते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इनको मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिंक की टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट पे रह गए, यानी कि इलेक्ट्रोड जिंक की नेगेटिवली चार्ज हो गई और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये जिंक आयन सॉल्यूशन में चले गए। तो इनके बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया जिसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। चूँकि कॉपर की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जा रहा है, तो ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पीछे सल्फेट रह जाएंगे जिन पे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉपर की इलेक्ट्रोड और सल्फेट सॉल्यूशन के बीच में जो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हुए हैं उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। ठीक है। दूसरा, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है। तीसरा, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये तीन फैक्टर हैं जो मैंने प्रिंट में बताए जिनके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ तक अब मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। जैसे ये जिंक था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, तो हम जिंक नहीं लिखना चाहते तो मेटल लिख सकते हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं मेटल ने, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को, या जो आयन है सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे इस कंटेनर में कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। लेकिन अगर आप कॉपर 2+ नहीं लिखना चाहते तो Mn+ लिख दीजिए, N इलेक्ट्रॉन और ये M सॉलिड बन गया। तो इसने चूँकि मेटल आयंस ने इलेक्ट्रॉन को गेन किए हैं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड का यानी कैथोड का जो पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड का जो कि एनोड है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि एनोड किसको बनाना है, कैथोड किसको बनाना है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर होता है वो एनोड होता है, और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है। और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उसका जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको आनी चाहिए। जिंक और कॉपर को कंपेयर करेंगे तो कालू नाथ कलकत्ता में आलू जीरा जिंक पहले आ गया, फिश हनी कट बाद में आया, कॉपर बाद में आया। यानी कि जिंक पहले आ गया, कॉपर बाद में आया, नीचे आया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में। जो ऊपर होता है वो एनोड होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और जो एनोड होता है उस तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई एम श्योर कि जो मैंने फर्स्ट पेज आपको ये प्रिंटेड मीडियम से पढ़ाया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आप अगर कहें कि हम इस अकेली जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। इस तरफ भी कोई इलेक्ट्रोड होनी चाहिए और उसका पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेज़र नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक, जैसे हमने ये जिंक इलेक्ट्रोड ले ली, तो दूसरी तरफ एक हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ती है। कौन सी इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ती है। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 जो है वो हमें पता होता है। तब हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है ये भी हम आपको बताते हैं। हम केमिस्ट्री में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0.00 वोल्ट होता है। और ये इसकी जो टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉन को
गेन भी कर सकती है। यानी कि ये एनोड के तौर पे भी एक्ट कर सकती है और कैथोड के तौर पे भी एक्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब अगर आपने सेल का ईएमएफ निकालना हो, जिसे ई डिग्री सेल या ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं, तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड के इक्वल होता है। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। अभी आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है जिसमें बताया गया है कि अगर आपने सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है, तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल निकल आएगा। नाउ आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एनोड में तो ऑक्सीडेशन होती है, तो आपने रिडक्शन क्यों लिया गया? तो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली सारे जो पोटेंशियल हैं उनको रिडक्शन की टर्म में लिखना चाहिए। किसी को अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसी का, तो उसको भी रिडक्शन की टर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम उसका साइन चेंज कर लेते हैं, जो वैल्यू है वो सेम रहती है। सपोज कीजिए ये ए है और ए का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है से -0.5 है। ठीक है, तो अब आपने आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल ए का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे ई ए और यहाँ पे लिख देंगे रिडक्शन, यानी हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में कन्वर्ट करना है। तो माइनस साइन को चेंज करके प्लस कर देंगे और वैल्यू जो है वो नहीं चेंज होगी, यूनिट इसका वोल्ट होता है। तो इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी होगा तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लेना है, उसको आपने रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया। ई डिग्री सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली दोनों पोटेंशियल रिडक्शन ही लेने हैं, एनोड का भी कैथोड का भी। तो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो आप उसको वैसे ही रहने दीजिए, बस उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन में। फिर वो रिडक्शन की वैल्यूज़ आप इसमें या इसमें, अगर ये एनोड है तो इसमें पुट कर दीजिए, अगर ये ए कैथोड है तो इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो निकल जाएगा। अब हम दोबारा अपनी बात पे वापस चलते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको किसी ऐसी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना चाहिए जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन और पॉपुलर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि सपोज जिंक को हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके साथ कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज लगा लिया, तो एमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो इसकी तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.00 वोल्ट है। तो वैल्यू किसकी, जो भी एमीटर पे या वोल्ट मीटर पे वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, जिंक की। तो इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रोड का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड को आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है और उसको हमने उसके बारे में पहले सारा पढ़ लेंगे, फिर उसका एक सेल बनाएंगे। ठीक है बच्चा? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए आप फिगर जो है
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। तो इसमें क्या, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसे SHE या NHE के साथ लिखते हैं। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। इसमें क्या करते हैं हम कि एक प्लैटिनम स्ट्रिप, ये प्लैटिनम की स्ट्रिप है, ये एक प्लैटिनम की स्ट्रिप है जिसे प्लैटिनम ब्लैक के साथ कोट किया गया। इसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक को कवर को चढ़ा दिया गया। वो इसलिए चढ़ा दिया गया ताकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एडजॉर्ब हो सके और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो सके। तो इसको एक प्लैटिनम वायर से कनेक्ट करते हुए ऊपर ले गए हैं और इसको सेल के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हिस्सों का होता है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये अभी सिर्फ एक हिस्सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि अब जब इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर दोनों हिस्से हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है आप इसको जिंक के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि कॉपर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली इसको एनोड या कैथोड बनाया जा सकता है। पर पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। तो मैंने बताया कि एक प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम की स्ट्रिप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जिसको कोट किया गया है प्लैटिनम ब्लैक के साथ, ताकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एडजॉर्ब हो सके। इसके बाहर भी आप देख सकते हैं कि एक फ्यूज्ड ट्यूब है जो इसके बाहर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इनलेट है हाइड्रोजन गैस के अंदर जाने के लिए, और यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कॉन्स्टिट्यूशन है। हम वैसे +1 स्टैंडर्ड में करवा देते हैं, बट अज्यूम कि आपने नहीं किया तो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है, ये एनोड भी एक्ट कर रहा है, कैथोड भी एक्ट कर सकता है। इसके 2 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। ये अगर एनोड का काम करे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करती है ऐसे, और अगर ये कैथोड का काम करे तो जो हाइड्रोजन आयन है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो दिस मीन्स के ये एनोड अगर एक्ट करे क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और कैथोड एक्ट करे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक इतनी अच्छी इलेक्ट्रोड होती है, लेकिन इसका खुद का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, 0.00 वोल्ट है, ताकि जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक, कॉपर, सिल्वर, लेड, मरकरी किसी के साथ भी कनेक्ट करें तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड का, जैसे अब जिंक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0 होता है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस आप अंदर भेज रहे हैं वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे या 1 बार प्रेशर पे भेज रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और जो टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस में यूज़ किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन यूज़ किया गया है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो तभी इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे सेल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे ये एक्ट करेगा एनोड या कैथोड। तो देखिए हम एक सेल बना रहे हैं
जिंक और हाइड्रोजन के बीच में। तो जिंक को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये एक सॉल्ट ब्रिज है। तो जिंक को एनोड क्यों लिया? क्योंकि कालू नाथ कलकत्ता में आलू जीरा जिंक पहले आ गया, फिश हनी बाद में आया। जो बाद में आएगा वो क्या होगा? कैथोड। जो पहले आएगा वो क्या होगा? एनोड। ठीक है, जो पहले आएगा वो एनोड होगा, जो बाद में आएगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। तो चलो, चूंकि जिंक एनोड है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर के थ्रू इधर चले जाएंगे और ये जो प्लैटिनम की स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन राइट हैंड साइड पे होगा यानी कैथोड पे, और ये रिएक्शन किसके साथ, कौन सी इलेक्ट्रोड पे होगा? एनोड पे होगा। ठीक है, तो अब वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग नोट की गई वो नोट की गई थी 0.76 वोल्ट पॉजिटिव, लेकिन वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ठीक है, ये देखिए E0 ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस 0.76, क्योंकि वोल्ट मीटर ने तो नहीं बताना कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, पर हमें ये पता है कि जिंक एनोड एक्ट कर रही है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी। तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो साइन इन्वर्स कर दीजिए। Zn/Zn2 प्लस की बजाय अब आप क्या लिखिए? Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट था, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि आप इसको ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट कर रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल में। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इसलिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? -0.76 वोल्ट। ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें बताया गया कि जो एनोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये मेटेलिक वायर के थ्रू, ये कैथोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये जो है एनोड एक्ट कर रही है और ये क्या एक्ट कर रही है? कैथोड एक्ट कर रही है। पर इसका और सबसे पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पड़े थे उनके बीच में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिक्स होके यहाँ पे आ जाता था। हमें दोनों का नहीं चाहिए, हमें एक का चाहिए। तो एक का चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दीजिए। आपने यहाँ पे जिंक को हाइड्रोजन से कनेक्ट किया तो जिंक एनोड एक्ट कर रही है और हाइड्रोजन जो है कैथोड एक्ट कर रही है। सपोज आप हाइड्रोजन को कॉपर से कनेक्ट करना चाहते हैं, कालू नाथ कलकत्ता में आलू जीरा फिश हनी कट, तो कॉपर बाद में आया। तो उस अगर हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में सेल बनाएंगे ना, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी यानी एनोड होगी, फिर इसको इस तरफ नहीं बनाना होगा, इस तरफ बनाना होगा, और कॉपर को राइट हैंड साइड पे बनाना होगा, क्योंकि कॉपर क्या एक्ट करेगी? कैथोड का काम एक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे बताया गया कि जब हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में सेल बनेगा तो हाइड्रोजन किसका काम कर रही है? एनोड का काम कर रही है। कॉपर किसका काम कर रही है?
कैथोड का काम कर रही है। तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो कॉपर रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, ऑक्सीडेशन हाफ, और ये रिडक्शन हाफ सेल। अब इस पूरे का सेल बनाना है, तो हाइड्रोजन गैस स्लैश या सेमीकोलन 2H+ एक्वस, ये एनोड हो गया, और एनोड के ऊपर नेगेटिव साइन। वर्टिकल कॉलम 2 यानी कि 2 लाइंस बनाई हुई हैं वर्टिकल, ये सॉल्ट ब्रिज का काम करती हैं। कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ एक्वस ओब्लिक कॉपर। अगर आप यहाँ पे एक्वस नहीं लिखना चाहते, यहाँ पे लिख सकते हैं C1, यहाँ पे लिख सकते हैं C2, लेकिन हाइड्रोजन की C1 हमें पता होती है 1 मोलर। ठीक है बच्चे। और अब की बार जो पोटेंशियल हमने वोल्ट मीटर पे मेज़र किया वो रिडक्शन पोटेंशियल ही था, इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं साइन चेंज करने की ज़रूरत? क्योंकि कॉपर जो है वो कैथोड का ही काम कर रही है, और कैथोड पे रिडक्शन ही होती है। तो वोल्ट मीटर पे, एम मीटर पे जो रीडिंग नोट करेंगे वो आप रिडक्शन पोटेंशियल की ही नोट करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास आ गया, आपको इसका साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कॉपर राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड पे होती तो फिर वो ऑक्सीडेशन होती, जैसे कि जिंक के केस में था। फिर उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को साइन लगा के चेंज करके उसकी साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, क्योंकि IUPAC रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली सारे पोटेंशियल जो है वो कौन से लेने हैं? रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं कि अगर जिंक और हाइड्रोजन के बीच में सेल है तो वो कैसे बनेगा? जिंक 2+, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C1, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो ये H2 बन गया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड एक्ट कर रहा है, और ये क्या एक्ट कर रहा है? एनोड एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल हाइड्रोजन और कॉपर के बीच में बनाते हैं तो हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या एक्ट करेगा? एनोड, और ये क्या एक्ट करेगा? कैथोड एक्ट करेगा। तो इसका जो सेल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन C1, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है, और कॉपर 2+ जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन रहा है, तो ये कैथोड हो गया, ये क्या हो गया? एनोड। ये मैंने एक सिंप्लीफाइड मेथड आपको बताया सेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि सेल बनाना आएगा तभी आप जो है क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी थ्योरेटिकली इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, आपने इसकी लर्निंग नहीं करनी, वीडियोस को ध्यान से सुनना है, बार बार सुनना है, क्योंकि ये जो मैंने बताया है, हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पेपर में पूछा जाता है, बाकियों के बारे में शॉर्ट छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, और ख़ास करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एनोड कौन सी होती है, कैथोड कौन सी होती है। उसके लिए मैंने आपको कई बार बताया, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा वह एनोड होगा, जो नीचे होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो पहले 2-3-4 बार वीडियो सुन लेना, उसके बाद नोट्स पढ़ना। फिर कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आई एम ऑलवेज देयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।